स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेटेजी क्या है। जो वर्ड स्ट्रेटेजी है ये लिया गया है ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजोस से, जिसका मतलब एक मिलिट्री के जनरल से होता है। इवन इंडिया में भी स्ट्रेटेजी जो वर्ड है इसको हिंदी में हम बोलते हैं रणनीति, और जो रणनीति वर्ड है यह भी एक रन यानी कि युद्ध से लिया गया है। HI इंसॉफ ने डिफाइन किया है स्ट्रेटेजी को कि स्ट्रेटेजी एक इस तरह का डिसीजन मेकिंग रूल्स का एक सेट है, यानी कि ऐसे डिसीजन मेकिंग रूल्स को स्ट्रेटेजी कहते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को गाइड करते हों। आर्थर शार्पलिन ने स्ट्रेटेजी को डिफाइन किया है कि स्ट्रेटेजी एक प्लान है या कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब काम करने का एक तरीका है जो कि वाइटल है, महत्वपूर्ण है, परवेसिव है, हर जगह होता है और कंटिन्यूइंग इंपोर्टेंस है, जिसकी इंपोर्टेंस हमेशा बनी रहती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए होल, पूरी संस्था में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक संस्था की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करने से और साथ ही साथ संस्था के जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, जो दुर्लभ साधन होते हैं, उनके यूटिलाइजेशन और उनके एलोकेशन से, उनके बंटवारे से और उनके प्रयोग से, ताकि संस्था के जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त किया जा सके। तो कुल मिलाकर के स्ट्रेटेजी एक इस तरह का प्लान होता है जिसमें संस्था की सभी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट किया जाता है और संस्था के सभी रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है संस्था के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। स्ट्रेटेजी हमेशा एज ए होल होती है, यानी कि पूरी संस्था को कवर करती है, पूरी संस्था के सारे रिसोर्सेज के लिए बनती है, संस्था के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए बनती है। स्ट्रेटेजी को एक प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जा सकता है, मतलब स्ट्रेटेजी एक ऐसा प्लान होता है जो एक्शन का प्लान है कि अब हमें ये करना है, क्या करना है, इस बात का जो प्लान है वो स्ट्रेटेजी होता है। टैक्टिक एक वर्ड है जो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। टैक्टिक्स का मतलब होता है ऐसे एक्ट, छोटे छोटे या मूव या स्टेप्स जो एक स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करने के काम करते हैं। इनको सब स्ट्रेटेजी भी कहा जा सकता है, और जैसे कि टाइमिंग टैक्टिक्स व्हेन, लोकेशन टैक्टिक्स वेयर। फॉर एग्जांपल, कोई संस्था अगर स्ट्रेटेजी बनाती है कि वो इंडिया के मार्केट में, इंडिया के पूरे मार्केट में अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और पूरे मार्केट में एक अच्छा वो प्लेस पाना चाहती है, यानी कि बहुत तेजी से वो मार्केट को, पूरे इंडिया को कवर करना चाहती है। जैसे रिलायंस जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में आने के लिए एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि उस टाइम के जो प्लेयर थे, बड़े प्लेयर, चाहे वो एयरटेल था, चाहे वोडाफोन था, चाहे आइडिया था, वो ऐसी स्ट्रेटेजी बना के आई, यानी कि एक रणनीति बना के आई, एक युद्ध नीति बना के आई कि किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर्स को पराजित करते हुए आगे निकलना है। यही स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी एक खास टाइप का प्लान होता है, प्लान ही होता है, लेकिन प्लान जब खास टाइप का होता है जिसका पर्पज होता है संस्था के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करना, जिसका पर्पज होता है एक्सटर्नल फोर्सेस को डील करते हुए अपनी संस्था को आगे पहुंचाना, तब उसको स्ट्रेटेजी बोला जाता है, ऐसे प्लान को। अब इस प्लान को पूरा करने के लिए कई छोटे छोटे टैक्टिक्स की जरूरत होती है, यानी कि हमें लॉन्च करना है तो वो कब करना है, किस दिन करना है, किस डेट पे करना है, किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल पे पहले करना है। इसी तरीके से लोकेशन टैक्टिक्स में कि वेयर, कहाँ करना है, पहला अगर स्टोर खोलना है तो कहाँ खोलना है, पहला लॉन्च करना है तो कहाँ करना है। तो इस तरह की अपनी स्ट्रेटेजी को सफल बनाने के लिए छोटे छोटे जो मूव्स होते हैं वो टैक्टिक्स कहलाते हैं। अब आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो अब तक हमने स्ट्रेटेजी के बारे में जाना, अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट का मतलब हमेशा होता है कि मैनेज करना, किसी चीज को अच्छे तरीके से करना। डूइंग द थिंग्स राइटली इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक वैसे ही जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो भी अपनी स्ट्रेटेजी को इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से बनाना और उसको लागू करना, ये सब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहलाता है। जो ट्रेडिशनल नेम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए वो बिजनेस पॉलिसी था, यानी कि शुरुआत में बिजनेस पॉलिसी इसको कहा जाता था। अब इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी भी कहा जाता है। ब्लूम के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट
एक डिसीजंस और एक्शंस का ऐसा स्ट्रीम है जो कि लीड करता है एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के डेवलपमेंट में, ताकि कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, संस्था के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। इसी तरह एल्फ्रेड डी सैंडलर ने कहा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डिफाइन किया है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब है डिटरमाइन करना बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को, एक संस्था के ऑब्जेक्टिव्स और बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स को, साथ ही साथ एक कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना, यानी कि काम करने का एक तरीका अडॉप्ट करना, और रिसोर्सेज को एलोकेट करना, रिसोर्सेज का बंटवारा करना संस्था में, ताकि संस्था के जो गोल्स हैं उनको प्राप्त किया जा सके। अब है स्ट्रेटेजिक फिट। स्ट्रेटेजिक फिट का मतलब क्या है? फिट का मतलब होता है कि कोई चीज, जैसे हमारे पास अगर दो चीजें हैं और वो अलग अलग हैं, तो फिट का मतलब होगा कि वो एक दूसरे को पूरी तरह से उस गैप को फिल करें, यानी कि उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो एकदम बेटर हो जाए, तो उसको फिट कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के इस तरीके से वो अप्रोचेबल हो कि उनका एक अच्छा संयोजन बन पाए। ठीक उसी तरीके से स्ट्रेटेजिक फिट का मतलब होता है कि एक संस्था के लिए ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करना कि संस्था के लिए जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से संस्था के जो रिसोर्सेज हैं उनको अडेप्ट करना, ताकि जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज है उनका बेटर एडवांटेज लिया जा सके, उनका पूरा एडवांटेज लिया जा सके। जिस हिसाब की अपॉर्चुनिटी है उसी हिसाब से अपने संस्था के रिसोर्सेज में बदलाव लाना, उसको फिट में लाना। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच। स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच का मतलब होता है कि जो संस्था के अपने रिसोर्सेज हैं उनको लीवरेज करना। लीवरेज करने का मतलब होता है कि बेहतर प्रयोग करना, लाभदायक प्रयोग करना, ताकि संस्था के जो रिसोर्सेज हैं या संस्था की जो कॉम्पिटेंसी है, क्षमता है, वो नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे हमारे लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो। अब है स्टेप्स इन ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग। तो स्ट्रेटेजी में डिसीजन मेकिंग एक महत्वपूर्ण चीज है, टर्म है, बार बार पूरे स्ट्रेटेजी के टाइम पे हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग क्या होता है? यानी कि जब एक नॉर्मल डिसीजन मेकिंग का जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव सेट करना, अल्टरनेटिव्स की पहचान करना, अल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट करना, बेस्ट अल्टरनेटिव का चयन करना, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, फिर रिजल्ट प्राप्त करना, और रिजल्ट आने के बाद अब उसकी जांच करना और कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब है कि अगर कोई डेविएशन है तो उन डेविएशंस को दूर करना, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है वो प्राप्त हो सके। ये पूरा प्रोसीजर है डिसीजन मेकिंग का। लेकिन जब हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी कि जब नॉर्मल डिसीजन मेकिंग से स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में पहुंचते हैं, तो एक हल्का सा बदलाव आता है इसी प्रोसेस में। जैसे ऑब्जेक्टिव सेट करना, वही बात है, संस्था के ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए। अब ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो उन अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना, फिर उनको इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करने का मतलब होता है उनकी जांच करना। अब जब हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको भी एनालाइज करना, और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको भी एनालाइज करना। मतलब संस्था के बाहर के जो फैक्टर्स जो इवैल्यूएशन अल्टरनेटिव को प्रभावित करते हैं उनको देखना, और जो अंदर की चीजें प्रभावित करती हैं हमारे अल्टरनेटिव्स को, उनको भी देखना, उन सबको इस हिसाब से इवैल्यूएट करना अल्टरनेटिव्स को। उसके बाद जो बेस्ट अल्टरनेटिव लगे तब उसका सिलेक्शन करना, फिर इम्प्लीमेंटेशन करना उसका, फिर उसके बाद रिजल्ट प्राप्त करना और इवैल्यूएट करना और कंट्रोल करना। नेक्स्ट है इश्यूज इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से इश्यूज हैं? इश्यूज का मतलब कौन कौन से मुद्दे हैं जो क्रिटिकल हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हैं, जिनका ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहला था रेशनैलिटी इन सिलेक्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन। क्योंकि हम स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी में हम एक कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे चीजों को पूरा का पूरा। अब उसका रेशनैलिटी यानी कि विवेकशील तरीके से, तर्क संगत तरीके से उसका सिलेक्शन होना, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। अगर उसमें रेशनैलिटी नहीं रहेगी तो वो हो सकता है कामयाब ना हो, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिसका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है करेक्टनेस ऑफ डिसीजन। अब जो हम डिसीजन लेते हैं, क्योंकि डिसीजन अप्लाई होंगे फ्यूचर के लिए, तो उनको कितने करेक्ट होंगे ये डिपेंड करेगा जब हम उनको अप्लाई करके देखेंगे तब। तो डिसीजंस का करेक्ट होना भी काफी एक महत्वपूर्ण चीज है। वेरिएबिलिटी इन डिसीजन टेकिंग बाय डिफरेंट पर्सन्स। अब अगली बात है कि अलग अलग पर्सन जो होते हैं उनके डिसीजन अलग अलग होते हैं, उनमें वेरिएबिलिटी होती है। हर एक पर्सन का अपना एक विचार होता है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसके डिसीजंस पे भी इम्पैक्ट रहता है।
तो अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से डिसीजन लेते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण इशू रहता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। टाइमिंग ऑफ डिसीजन, डिसीजन का जो टाइमिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमने टाइम से डिसीजन लिया या टाइम निकल जाने के बाद डिसीजन लिया तो इस बात का फर्क पड़ जाता है हमारी स्ट्रेटेजी के इम्प्लीमेंटेशन पे। क्रिएटिविटी इन थिंकिंग, सोच में क्रिएटिविटी का होना, तो क्रिएटिविटी जब बेटर होगी तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बेटर लिए जा सकते हैं। पर्सनैलिटी ऑफ डिसीजन मेकर, इसके बाद जो डिसीजन मेकर है उसकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है, किस टाइप की पर्सनैलिटी के डिसीजन लेने वाले की, वो पर्सनैलिटी उसके डिसीजंस में हमेशा दिखती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, इसका मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब होता है कि स्ट्रेटेजी से रिलेटेड इंटेंट क्या है, यानी कि इंटेंशन क्या है संस्था की, उसकी एस्पिरेशन क्या है। जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है इसका मतलब है कि हम जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो उसमें हमारी इच्छा क्या है हमारी संस्था की। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब होता है किसी संस्था के एस्पिरेशन, जो पुश करते हैं एम्प्लॉय को कि वो बेस्ट अचीव करें। तो संस्था का जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है वो कहीं ना कहीं इस बात को प्रभावित करता है कि एम्प्लॉय कितने मोटिवेट मिलेंगे। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजन, मिशन, गोल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के विजन, मिशन और गोल्स, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट बनता है मिलकर के। स्ट्रेटेजिक इंटेंट की हायरार्की में हम इन चीजों को देख सकते हैं। विजन, मिशन, जो विजन है वो संस्था का सबसे टॉप पे रहता है। एक ऐसा विजन भी एक तरह का एक गोल ही होता है, लेकिन टॉप मोस्ट गोल होता है। इसमें संस्था देखती है कि वो अपने आप को कहाँ देख रही है, फ्यूचर में आने वाले समय में वो कहाँ पहुंचना चाहती है। उसके बाद एक विजन को पूरा करने के लिए मिशन तय करने पड़ते हैं। मिशन को प्राप्त करने के लिए, मिशन को कामयाब बनाने के लिए बिजनेस को डिफाइन करना पड़ता है। बिजनेस डिफाइन करने के बाद गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं, पॉलिसीज सेट करनी पड़ती हैं, प्रोसीजर तय करने पड़ते हैं, रूल्स बनाने पड़ते हैं, प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं और बजट्स बनाने पड़ते हैं। अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले विजन। विजन का मतलब क्या है? विजन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फ्यूचर के लिए होता है, यानी कि भविष्य में हम अपनी संस्था को कहां देख रहे हैं, आने वाले 20 साल बाद हमारी संस्था कैसी होगी, उसका प्लेस क्या होगा इंडिया में या वर्ल्ड में। ये विजन है जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, वो विजन है। ये इंडिकेट करता है कि एक संस्था कहां जाना चाहती है, मतलब क्या बनना चाहती है, कहां पहुंचना चाहती है। इट प्रोवाइड्स ए रोड मैप, ये संस्था को एक रोड मैप देता है, एक दिशा देता है कि किस दिशा में संस्था को काम करना है। अब बारी आती है मिशन की। जो मिशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करता है कि उसका एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है। वो खास तौर पे जो मिशन होता है वो संस्था के काम के बारे में बताता है। मिशन जो होता है वो, विजन तो हमारी सोच है और मिशन उस सोच तक पहुंचने का एक जरिया होता है। मिशन में करना होता है। ये डिस्क्राइब करता है पर्पस और प्रेजेंट बिजनेस कि हु वी आर, हम क्या हैं, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, एंड व्हाई वी आर हियर, और हम यहाँ क्यों हैं। मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करता है फंडामेंटल और यूनिक पर्पस, जो किसी संस्था को औरों से अलग करता है कि ये संस्था खास क्या करती है। मिशन स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी आइदर प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड कस्टमर ओरिएंटेड। अब जो मिशन स्टेटमेंट है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो सकता है, यानी कि प्रोडक्ट पे ओरिएंटेड हो सकता है कि हमारा जो मिशन है वो ये है कि एक टॉप क्लास की सर्विस देना। जैसे हमारा जो विजन है, विजन हो सकता है कि हम इंडिया में एक टॉप मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनना चाहते हैं। मिशन हो सकता है कि हम कैसे बनेंगे इस तरीके के इंस्टीट्यूशन, तो हम जो डिग्रीज होंगी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हम प्रोवाइड कराएंगे, वर्ल्ड क्लास डिग्रीज देंगे, टेक्निकल डिग्रीज देंगे, इस तरह की डिफरेंट टाइप की चीजें। तो ये हमारे काम को भी बताता है। दरअसल मिशन हमारे काम को बताता है कि हम क्या काम करने वाले हैं। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड, अब ये प्रोडक्ट से ओरिएंटेड भी हो सकता है, कस्टमर ओरिएंटेड भी हो सकता है कि हम अपने कस्टमर्स को किस तरह की सुविधा देंगे, तो कस्टमर ओरिएंटेड हो जाएगा। जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है वो फोकस करता है प्रोडक्ट की फीचर्स पे, जो बेचा जाना है या अपने मार्केट पे। और जो कस्टमर ओरिएंटेड व्यू होता है वो कस्टमर नीड पे, कि कस्टमर की क्या नीड है, उनको हम किस लेवल का सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन के अनुसार जो मिशन है वो एक एसेंशियल पर्पस होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कंसर्न करता है पर्टिकुलरली कि संस्था क्यों एग्जिस्ट कर रही है, बिजनेस की नेचर क्या है उसके की, और उसके कस्टमर्स जो हैं वो क्या चाहते हैं और उनको वो कैसे सर्व करेगी और सेटिस्फाई करेगी। इन सब बारे में क्लैरिटी मिशन से आती है। मिशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है मिशन स्टेटमेंट
होना चाहिए रियलिस्टिक और अचीवेबल। विजन जो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो अचीवेबल हो। विजन विजन कोई जरूरी नहीं है कि जैसे भारत विश्व गुरु बनना चाहता है तो ये हमारा विजन है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि अचीव हो ही जाएगा, ये ऐसी चीजें होती हैं जो मोटिवेट करने के काम आती हैं, वो चीजें विजन होती हैं। लेकिन भारत विश्व गुरु बनेगा ये हमें एक मोटिवेशन देता है कि अब हमें क्या करना है। हमें टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज बनानी है, टॉप क्लास कॉलेज बनाने हैं, टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस बनानी है, टॉप क्लास रिसर्च करनी है हमें। तो इस तरीके से हमें स्किल्ड लोग बनाने हैं। ये हमें एक मोटिवेशन देता है कि हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हमें मिशन जिस पे हम काम करने वाले हैं, जैसे हम टॉप क्लास विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हमारा मिशन है कि हम वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज अपने इंडिया में बनाएंगे आने वाले टाइम में। इट शुड नाइदर बी टू ब्रॉड नॉट टू बी नैरो। ये ना तो उतना ब्रॉड होना चाहिए ना उतना नैरो होना चाहिए। मतलब एक ऐसा होना चाहिए जो हमें आगे रखने की बात भी करता है और साथ ही साथ हम अचीवेबल भी हो, हम उसको प्राप्त भी कर पाए। ये एम्बिगस नहीं होना चाहिए, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इट शुड बी डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए। इट शुड हैव सोसाइटल लिंकेज, इसका सोसाइटल लिंकेज होना चाहिए, यानी कि सोसाइटी के लिए बेटर इसमें कुछ दिखना चाहिए। इट शुड नॉट बी स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं होना चाहिए, ये मूवेबल होना चाहिए। इट शुड बी मोटिवेटिंग फॉर मेंबर्स, ये मेंबर्स के लिए मोटिवेटिंग होना चाहिए, हमारी संस्था को, हमारे मेंबर्स को मोटिवेट करे, सोसाइटी को मोटिवेट करे। मिशन स्टेटमेंट इंडिकेट करे हमारे प्रोसेस ऑफ एकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके प्राप्त करने की प्रोसेस को भी बताना चाहिए मिशन स्टेटमेंट। अब एक एग्जांपल देखते हैं मिशन और विजन का। ये टाटा मोटर्स के मिशन और विजन स्टेटमेंट है, इनको हम पढ़ेंगे तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी मिशन और विजन के बारे में। और टाटा मोटर्स का मिशन और ये विजन, उनका मिशन स्टेटमेंट कहता है कि वी इनोवेट मोबिलिटी सॉल्यूशंस, यानी कि वो बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, विद पैशन टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी को एनहेंस करने के पैशन के साथ वो मोबिलिटी सॉल्यूशंस को इनोवेट करते हैं। अब विजन क्या है टाटा मोटर्स का? विजन है बाय 2024 वी विल बिकम द मोस्ट एस्पिरेशनल इंडियन ऑटो ब्रांड। अब मोस्ट एस्पिरेशनल इंडियन ऑटो ब्रांड वो बनना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली विनिंग। अब इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि वो मोस्ट एस्पिरेशनल इंडियन ब्रांड बन गए, ये हमेशा उनको आगे की बात पहुंचाने की करता रहेगा। डिलीवरिंग सुपीरियर फाइनेंशियल रिटर्न्स, ड्राइविंग सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस, एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, क्रिएटिंग ए हाईली एंगेज्ड वर्कफोर्स। अब इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सकें अब इस पे स्टॉप लग गया है, जब पहुंच जाएंगे फिर आगे और चाहिए। कस्टमर एक्सपेक्टेशन हमेशा बढ़ती चली जाएंगी, हम जितना पूरा करेंगे उनकी एक्सपेक्टेशन और आगे बढ़ती रहेंगी। नेक्स्ट है बिजनेस डेफिनेशन। ये क्या है? एक संस्था को अपने मिशन पे काम करने के लिए जरूरी होता है कि अपने आप को डिफाइन करना, इसके लिए बिजनेस डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। डेरेक एफ एबेल ने सजेस्ट किए कि इस रिगार्डिंग में एक फर्म को अपने आप को डिफाइन करना चाहिए। उसको डिफाइन करना चाहिए कस्टमर ग्रुप, यानी कि कौन लोग हैं जिनको वो अपना कस्टमर मानती है, जिनके लिए वो सामान या सेवा बनाती है। कस्टमर फंक्शन, व्हाट नीड्स, कस्टमर फंक्शन में कि कौन सी नीड है कस्टमर की जिसके ऊपर वो काम करेंगे, ये फंक्शंस के बारे में बताती है संस्था को। अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, बाय व्हाट मींस, किस माध्यम से, यानी कि जो नीड है लोगों की उनके लिए कौन सा काम करेगी। अब उसके बाद उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए किस मीडिया से उन तक पहुंचेगी, मतलब किस तरीके से, किस माध्यम से वो अल्टरनेट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इस तरीके से बताता है कि किस तरीके से लोगों की नीड को सेटिस्फाई करेंगे, कौन से माध्यम से सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऐसे परफॉर्मेंस टारगेट होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। खास बात है ये ऐसे टारगेट होते हैं जो अचीव करने होते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड, एक निश्चित अवधि के अंदर, कि 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हम इतनी यूनिट्स बनाना चाहते हैं, इतनी ब्रांचेज बनाना चाहते हैं, इतना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं, मार्केट में इतने परसेंट शेयर अचीव करना चाहते हैं। यानी कि एक मेजरेबल होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। टाइमलेस, एंड्योरिंग और अनएंडिंग होता है, यानी कि लगातार चलता रहता है। अब है गोल्स। गोल जो होते हैं ये ज्यादा स्पेसिफिक और प्रिसाइज होते हैं, मतलब ये ज्यादा टू द पॉइंट होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ये टेम्पोरल होते हैं और टाइम फेज्ड होते हैं।
जैसे कि इस 1 साल में हम कितना प्राप्त करेंगे, तो हमारे गोल सेट हो जाते हैं। स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में कौन-कौन से स्टेप्स एक संस्था को लेने होते हैं। सबसे पहले संस्था को अपना स्ट्रेटेजिक इंटेंट एस्टेब्लिश करना होता है कि संस्था की आकांक्षा क्या है। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल एनालिसिस, यानी कि जो मार्केट है, एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उन सब की स्टडी करनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। फिर अपनी स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन किया जाता है, अपनी जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उनकी जांच करते हैं। और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, अगर अपनी स्ट्रेटेजी सफल होने में कोई कमी आ रही है तो कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजी के भी अलग अलग लेवल होते हैं, हर लेवल की अपनी स्ट्रेटेजी बनती है। जैसे कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल होता है यानी कि सबसे बड़े लेवल पे, ये कॉर्पोरेट का जो लेवल होता है, टॉप मोस्ट जो लेवल होता है उसको कॉर्पोरेट लेवल बोलते हैं। किसी संस्था में टॉप पोजीशंस इसमें शामिल होती हैं। इसमें टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं संस्था के, जैसे सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये शामिल होते हैं। रोल जो होता है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का, वो डेवलप करना होता है स्ट्रेटेजी होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे टाटा ग्रुप, अब टाटा ग्रुप के अंतर्गत बहुत सारी कंपनी है, टाटा मोटर्स है, ऐसे ही टाटा के और अलग अलग सेगमेंट हैं। तो जो टाटा का पूरा ग्रुप है वो कॉर्पोरेट लेवल है। ये ग्रुप के विजन, मिशन और गोल सेट करता है। इसके बाद है बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल में जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनके बिजनेस हेड आते हैं। जैसे टाटा मोटर्स, अब टाटा ग्रुप बहुत बड़ा है, उसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं। तो उसमें जो एक ग्रुप है, एक इंडिविजुअल यूनिट है, उसके जो बिजनेस हेड है वो बिजनेस लेवल पे आते हैं। बिजनेस यूनिट इज ए सेल्फ कंटेंट डिवीजन, वो अपने आप में एक डिवीजन होता है जो एक प्रोडक्ट या सर्विस देता है। जो मैनेजर्स होते हैं, बिजनेस लेवल के मैनेजर, वो ट्रांसलेट करते हैं जनरल स्टेटमेंट्स को, जो डायरेक्शन या इंटेंट बताते हैं कॉर्पोरेट लेवल का। यानी कि कॉर्पोरेट लेवल के जो चीफ होते हैं, मुखिया होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनसे जो डायरेक्शन मिलती हैं, ये उनको उनका जो ट्रांसलेट करते हैं जनरल स्टेटमेंट्स। बिजनेस लेवल मैनेजर्स आर कंसर्न विद स्ट्रेटजी दैट आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर बिजनेस। वो अपने बिजनेस के बारे में, जैसे टाटा मोटर्स के जो चीफ होंगे वो टाटा मोटर्स के बारे में देखेंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट फंक्शनल लेवल। अब ऐसे ही हर एक जो बिजनेस लेवल होता है उस पर्टिकुलर बिजनेस के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। जैसे एचआर, सेल्स, फाइनेंस। तो फंक्शनल लेवल पे इनके जो मैनेजर हैं वो आते हैं। ये मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। जितने भी फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं ये इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स को या बिजनेस लेवल मैनेजर्स को मदद करती है ताकि वो फॉर्मुलेट कर सकें रियलिस्टिक और अटेनेबल स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है ऑपरेशनल लेवल। अब ऑपरेशनल लेवल जो होता है वो फंक्शनल लेवल के ही अंदर आ जाता है। एक जो फंक्शन होता है वो आगे बहुत सारे ऑपरेशंस में डिवाइड हो सकता है। जैसे कि मार्केटिंग एक फंक्शन है, तो जो मार्केटिंग मैनेजर है वो तो फंक्शनल लेवल पे हो गया। अब उसके अंदर भी मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशनल एक्टिविटीज, डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर सेल सर्विस, ये उनकी ऑपरेशंस हो गई। तो यहाँ पे हर एक ऑपरेशन जो होता है उस ऑपरेशन के लिए अलग से स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड होती है। ऐसी स्ट्रेटेजी जो होती है वो उस ऑपरेशनल हेड के द्वारा ही बनाई जाती है। ये स्ट्रेटेजी जो होती है वो संस्था की जो पूरी संस्था की स्ट्रेटेजी होती है वो उनको अचीव करने में हेल्प करने का काम करती है।